तो यस गाइस, लास्ट पेपर SPMBV। अब SPMBV का पेपर कैसा था कैसा नहीं था, तो मेरे साथ तो मतलब इतना फ़नी इंसिडेंट हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या कि अब जैसे कि आपको पता होगा मेनली क्वेश्चंस क्या होता है, अगर 60 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पार्ट्स में होता है। तो मुझे क्या होता था, अगर 2 क्वेश्चन है तो एक का एक पार्ट आता था और दूसरे का एक पार्ट आता था। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अब मेरे को मजबूरी में क्या होता था, एक पार्ट जो आता था उसे करना पड़ता था और उसी का B पार्ट जो नहीं आता था वो भी करना पड़ता था। क्या करें, खैर आगे करते हैं। तो हाँ जी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये तो आप सबको पता होगा कि भाई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपना मतलब कस्टमर के डेटाबेस को यूज़ करते हैं उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, अपना कस्टमर का मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए। इसमें 3 तरीके होते हैं, एनालिटिकल, कोलैबोरेटिव और ऑपरेशनल। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। नॉर्मली बात थी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करता है भाई, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करता है, बेस्ट प्रोसेस लाता है और अगवार करता है राइट कस्टमर। बेंच मार्किंग किस पे ध्यान देता है भाई, बेस्ट प्रैक्टिस पे। इस जो डेफिनेशन ही अगर आप बेंच मार्किंग पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लिखा है। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है भाई, मैंने तो इनहेरेंट रिस्क लगाया है, क्योंकि अनसिस्टमैटिक क्या होता है, अनसिस्टमैटिक को आप याद रखो, यू फॉर अनसिस्टमैटिक, यू फॉर यूनिक। एक ऐसा रिस्क जो सिर्फ एक ही पर्सन या एक ही कंपनी को फेस करना पड़ रहा है, वो यूनिक है। वो यूनिक क्यों, फॉर एग्जांपल भाई मेरा जो मटेरियल आ रहा है ना वो इतना अच्छा नहीं है जिससे मैं अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकूं। क्या ये प्रॉब्लम हर मेरी जो सेम इंडस्ट्री में क्या हर कंपनी फेस कर रही है? नहीं, उनका सप्लायर ज़रूरी थोड़ी है ऐसा ही मटेरियल दे रहा हूँ उनको। तो ये तो मेरा इशू अकेले का। तो ये क्या है, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है। तो इसमें मैंने कहा इनहेरेंट रिस्क जो हमारे अंदर ही है, मतलब हमारी कंपनी के अंदर ही जो रिस्क है उसे ठीक करो। क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क तो सिस्टमैटिक रिस्क हो जाता है और मार्केट रिस्क भी सिस्टमैटिक रिस्क हो जाता है। और बीटा तो अगर आपने SFM याद होगा आपको, मैंने तो खैर 6-7 महीने पहले पेपर दिया था, तो मुझे बीटा का मतलब शायद होता था कि रिस्पॉन्स होता है, कि कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, अगर मार्केट में चेंज आता है तो आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से एक्ट करता है, शायद ये बीटा का मतलब था। खैर, if productivity growth of the organization is that of its competitor, that firm performs and is considered to be more efficient by hire। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तभी तो मैं ज़्यादा एफिशिएंट माना जाऊँगा। और किससे अच्छा कर रहा हूँ, अपने कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, ये जो मार्किंग्स है फिर से मैं आपको बता दूं। वैसे तो मैं पास 3 जो मैंने पेपर डिस्कस किए उसमें मैंने बताया, और फिर से मैं बता रहा हूँ। मेनली मैं क्या करता था, जब एग्ज़ाम दे के आता था तो मैं खुद को ही नंबर देता था, ठीक है। तो ये इसमें भी मैंने खुद को नंबर दिया। एक्चुअल में क्या होता है ना, हर बच्चा क्यूरियस होता है। मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी काफ़ी क्यूरियस होता था ये जानने के लिए कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं। तो वही मैं भी करता था कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, या ये गलत है, या इसमें इतने नंबर मिलेंगे, उतने नंबर मिलेंगे। तो एट दैट मैं अपने मार्क्स को जानने के लिए ऐसा करता था। भाई कौन सा क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब इंस्पेक्शन फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो आपको पता होगा। देखिए, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट और फेलियर कॉस्ट। फेलियर में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट थोड़ी इसके अंदर आता है, तो वही मैंने कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट पे टिक लगा दिया। परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, भाई साहब पहले चैप्टर में ही अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो मुश्किल से दूसरे पेज पे ही डिफरेंस आ जाता है। देखिए 10 मार्क्स नहीं है। उसके बाद बोलता है कि एक्सप्लेन करें डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। डिफरेंट कंपोनेंट क्या है कि भाई परफॉर्मेंस प्लानिंग करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, फीडबैक फॉर्म भरवाना, मतलब सेल्फ फॉर्म भरवाना, उनका फीडबैक देना, उनको काउंसलिंग करना, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है उसको रिवॉर्ड करना, और फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, फिर क्या नाम है वर्टिकल और लेटरल ट्रांसफ़र करना। तो ये सब था, मतलब मैंने कर दिया। मतलब अपने आपको 7 नंबर दिए मैंने 10 में से, मतलब मिली मैंने सारा ही किया है। पर आपको पता ही होगा थ्योरी में कभी भी आपके पूरे नंबर तो आएंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैलेंस स्कोर कार्ड का, तो भाई फाइनेंशियल मेजर है। 4 पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, लर्निंग एंड ग्रोथ है, कस्टमर है, और इंटरनल पर्सपेक्टिव भाई खुद का तो पर्सपेक्टिव होता है इनका। तो वो सब डिस्कस करना था और बताना था कि इस इन्फॉर्मेशन मतलब एग्जामाइन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जामाइन करके ये बताओ टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है बैलेंस स्कोर कार्ड को बनाने के लिए। तो क्या इन्फॉर्मेशन भाई, की आउटकम को पता करना। की आउटकम को अगर आपने पता कर लिया तो आप प्रोसेस फाइंड आउट करो जो आपको की आउटकम को अचीव करने में हेल्प करे। अब आपने प्रोसेस फाइंड कर लिया तो आप अपने बेंचमार्क सेट कर दो, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सेट कर दो। फिर आप क्या करोगे, डेटा कैप्चर करोगे, एक्चुअल डेटा कैप्चर करोगे। उस डेटा को कैप्चर करके आप मेज़र करोगे कि भाई आप कैसा परफॉर्म करोगे, कैसा नहीं है। मतलब वही सब थ्योरी मैंने अपने हिसाब से कर दिया। आप देखिए यहाँ मेरे साथ क्या हुआ कि भाई ये आ गया NCEAR मॉडल है शायद, मतलब जिसमें 3 पोजीशंस होती हैं, कैश फ्लो पोजीशन, नेटवर्थ पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन, नेटवर्थ पोजीशन, कैश फ्लो नेटवर्थ। तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं भूल जाता हूँ। कैश फ्लो और नेटवर्थ
फिर भूल गया, छोड़ो भाई, मैं भूल गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो 3 पोजीशन मेनली बतानी थी, मैंने ये कर दिया था, मतलब मैंने पूरा एक्यूरेट करा है, लेकिन मैंने अपने आप को 7 ही नंबर दिए इसमें कंपनी भाई तीनों में ही माइनस में आ रही थी। और जैसे कि तीनों में माइनस में आ रही है तो ये पूरी सिक कंपनी है। मतलब इन्होंने पूछा था स्टेज ऑफ सिकनेस बता दो ज़रा, अब मुझे स्टेज वगैरह तो भाई मैं पढ़ के नहीं गया था, मैंने बोल दिया पूरी सिक है भाई, है ना। और मतलब ये कंपनी तो खैर डिज़ोल्व होने वाली है। एक्चुअल में देखो ना यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भाई 40 करोड़ का तो इन्होंने एक फिक्टिशियस एसेट दिखा रखा है। खैर, हाँ, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया। उसके बाद देखिए कोई क्वालिटी मैनेजर करके, अब आप मेनली अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो 3rd चैप्टर है उससे मेनली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन इस बार आ गया था यहाँ से, और फिर देखिए ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। 2 नंबर का ये दिख नहीं रहा होगा, 2 नंबर का इधर आ गया था, 2 नंबर का इधर आ गया था, 6 नंबर का इधर आ गया था। मतलब टोटल अगर मैं आपसे बात करूँ तो 20 नंबर में इस बार ही आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी वाला चैप्टर आ गया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है भाई, ये आप सबको पता होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर बच्चे को अपने आइटम में पढ़नी चाहिए, क्योंकि तो बार बार रिपीटेड इन नेचर है। फिर आ जाऊँ मैं बिज़नेस वैल्यूएशन पे। तो बिज़नेस वैल्यूएशन में इन्होंने ये पूछा था, ये पास्ट ईयर का MCQ था, तो मैंने 8% पे टिक कर दिया। मेनली मुझे पता था क्या होगा इसका आंसर। ये मैं मतलब इन्होंने पूछा था कि गुडविल कब, किस केस में, आप सबको पता है। देखिए भाई, आप लोग CFR का पेपर देखे ही तो SPMBV पे आते हैं, तो आप सबको पता रहता है कि यार गुडविल किस केस में आती है। गुडविल उस केस में आती है कि जब जो आपने एक्विजिशन प्राइस पे किया वो ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तभी तो डिफरेंस अमाउंट को आप गुडविल बोल देते हो। अगर वो कम होता तो आप इसको क्या बोलते, गेन ऑन बार्गेन परचेज। भाई इसके अंदर मैंने अपना पूरा नॉलेज लगा लिया, सॉरी, हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने अपना पूरा नॉलेज लगा लिया, लेकिन भाई मुझे इसका आंसर नहीं निकला। तो मैंने कुछ भी मतलब शायद तुक्का मार दिया था मैंने, शायद 2400 करोड़ पे तुक्का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब क्या करें भाई, जो नहीं आ रहा था वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही था, पेपर छोड़ के तो आएंगे नहीं, और एक्चुअल में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बच्चा इसका भी फ़ायदा उठा लेता है। अब मैंने इस पर टिक कर दिया, अब अगर ठीक होगा तो 1 नंबर तो मिलेगा ही कम से कम। हाँ, इसका ये था भाई, आपको बताना था क्या वैल्यू होगा, ब्रांड वैल्यू को इंक्लूड करके, ब्रांड वैल्यू को एक्सक्लूड करके। तो ये तो कोई भी, अगर मैं आपको बताता हूँ ना, कोई इंटर का भी स्टूडेंट होगा ना, अगर आप उसको भी दे दोगे, उसको थोड़ा बहुत IQ है उसके अंदर, तो वो भी इसको इजीली सॉल्व कर लेता। एक बार आपको इंक्लूड करना था, एक बार आपको एक्सक्लूड करके वैल्यू निकालना था, तो चूँकि ये आ रहा था। अरे भाई, ये पता नहीं कौन सा वर्ड इन्होंने यूज़ कर लिया था, मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में, है ना। और मेनली जिन बच्चों से मैं मिला था एग्ज़ाम के बाद, उनसे भी मैंने पूछा था, उनको भी इसका मीनिंग नहीं पता था। तो आप लोग ऐसे कुछ वर्ड्स का मीनिंग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। मैंने तो अभी सर्च नहीं करा था, वरना मैं आपको वीडियो में बता देता। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था स्टॉक का वैल्यू निकालने का। ठीक है, मतलब इस बार मुझे समझ नहीं आया इन्होंने पेपर क्या कैसे बना दिया। ठीक है, 10 नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे दिया था। अब बंदा कह रहा है भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, तो मेनली जिसको आता था वो कर लिया, जिसको नहीं आता था उसने छोड़ दिया। मैंने भी इस क्वेश्चन को नहीं किया। मेनली आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने होते हैं, तो मैंने ये वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया था, इसको भी और इसको भी। ओके, हाँ, मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था भाई, मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था। देखिए, अब आप CFR का पेपर देके आ रहे हैं, ये आपसे क्या बोलते हैं कि भाई परचेज कंसिडरेशन निकाल के दो, बताओ, और कितने में, 10 मार्क्स में। और पता है बच्चा परचेज कंसिडरेशन भी सही नहीं निकाल पाया, सोचो। अरे बच्चा क्या, मैं खुद नहीं निकाल पाया सही, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने निकाली नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, कि अपने नॉलेज से हम जितना हमको आता है उतना कर लेते हैं, लेकिन हम मतलब कंफर्म नहीं है मतलब क्या होगा क्या नहीं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया था एक B पार्ट, मर्जर एंड एक्विजिशन से। इस बार मर्जर एंड एक्विजिशन 22 नंबर का आया था, जिसमें से 10 नंबर का ये है। तो एक्चुअल में क्या था, ये MPS थे, कहाँ ये 15 और 12 MPS थे। तो MPS दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आपको P रेशो भी गिवन है, कि ये रहा P गिवन है, और एक ये रहा P आपको गिवन है। तो MPS और P गिवन थे, उससे आप EPS निकाल लेते। पहले मर्जर से पहले का आपको EPS पता चल जाता, और उसके बाद मर्जर के बाद का आप EPS निकाल लेते। फिर आप देख लेते कि क्या EPS में चेंज आया है, बस आपको यही बताना था। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। फिर ये 12 नंबर का मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन आया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन जो है ये पूरा ठीक है 12 नंबर का। अगर आप मुझसे कमेंट्स में बोलेंगे कि रितेश ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन का 12 नंबर का क्वेश्चन है कि आप इसे हमें सॉल्व करके दिखा सकते हैं, तो ज़रूर मैं इसे सॉल्व करूँगा। देखिए
मैं अगर आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और अगर मेरी भी कोई हेल्प करता है तो काफ़ी अच्छी बात, मतलब काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, हाँ जी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक्चुअल में भाई मैंने क्या किया, देखिए मुझे तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी समझ ही नहीं आया कि मैं इसका क्या करूँ। मैंने जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, एक्चुअल में ना क्या था कि मैं क्या, आप सभी वर्किंग होंगे या सब अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे होंगे, हम सब एक एज में आ गए ना अब कि जब हम अपनी चीज़ों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, मैं क्या, आप भी मतलब मैं 100% सिलेबस कवर नहीं कर पाया था। एक्चुअल में क्या ना, मेरा थोड़ा सा फीवर वगैरह है, इस वजह से मैं थोड़ा सा सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं 100% सिलेबस कवर नहीं कर पाया था, तो इस वजह से मेरा ये भी थोड़ा सा उसमें छूट गया था। मैंने मर्जर एंड एक्विजिशन करा था और एसपीएम मैंने पूरा कर लिया था। और एसपीएम में के अंदर ना मैंने इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इतना गौर नहीं दिया, और वही देखो 20 नंबर का उठ के आ गया। कोई बात नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कंपनी ने बोला कि भाई हमने 4 रुपये का डिविडेंड दिया है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने बोला कि हमारा डिविडेंड का जो रेट है ना वो 40% है। मैंने कहा ओके। अब आप एक बात बताइए, ये 4 रुपये का डिविडेंड देते हैं, इनका रेट जो है 40% है, मतलब इनका 100% अर्निंग क्या होगा, इनका 100% अर्निंग होगा 10 रुपये। तभी तो इन्होंने 40% जब उस पर डिविडेंड दिया होगा, तभी तो इनका 4 रुपये डिविडेंड दिया होगा। मतलब इनका अर्निंग है 10 रुपये पर शेयर, मतलब ईपीएस। तो ईपीएस आपको पता चल गया यहाँ से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा गया था, आपसे प्राइस अर्निंग रेशो पूछा था। अगर आपको पता होगा तो जो प्राइस अर्निंग रेशो होता है वो कैसे निकलता है, एमपीएस अपॉन में ईपीएस। तो भाई यहाँ से मेरे को ईपीएस पता चल गया था, और मैंने ना क्या करा, मैंने इसको वो मान लिया, मतलब मैंने इस बुक वैल्यू को ही मैंने एमपीएस मान लिया। तो मैंने यहाँ पे 80 पुट कर दिया, नीचे ईपीएस मेरा टर्न निकल ही गया था, और मैंने पी रेशो निकाल दिया 8। ठीक है, मतलब मुझे नहीं, मतलब देखिए मैंने ना अपने हिसाब से करा। एक्चुअली में मुझे नहीं पता था इसको कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं, कि 14.70, तो मैंने थोड़ा बहुत कर दिया है, बाकी देखो इंस्टीट्यूट के ऊपर है। एट द एंड पेपर कैसा था, तो पेपर ईजी था, है ना। और मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखिए पास्ट ईयर पेपर्स को हमेशा करके जाइए, और किसी भी क्वेश्चन, चाहे मैंने CFR, GST, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, SPM, BV, इनमें से किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आता है, और अगर वो क्वेश्चन मैंने किया होगा, तो मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा कि मैंने कैसे किया था या कैसे हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।